हमारे यहाँ जो बांग्लादेशी हैं मुस्लिम, जी। दे आर अ थ्रेट, हमारे यहाँ वो थ्रेट है। इन लोगों को यूज़ करके यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट और आतंकवादी यहाँ पर बेस बना रहे हैं। दैट इज़ द ट्रूथ। नेपाल में अब जैसे ही तराई की या बोलूँ इंडिया और नेपाल के बॉर्डर लाइन की जो तनाव थे वो कम हो चुका है, आपने भी कहा है। और ये जो विवाद है ये कम होने के बाद नेपाल को इंडिया ने धमकाया है, ऐसा भी बोल रहे हैं। भले ही इसका जो मकसद फ़र्क था, क्योंकि नेपाल में भी चाइना विरोधी गतिविधि हो रहा है, ऐसा बोलकर नेपाली गवर्नमेंट को चाइना ने धमकाया है, ऐसा बोल रहे हैं। क्या है ये? इसमें आपका क्या राय है अभी के वक्त में? नहीं, चाइना थ्रेटन करता है, लेकिन अभी का जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है भारत का, जी। मोदी जी मेरे ख्याल से वो नहीं धमकाते हैं, थ्रेटन नहीं करते, वो समझाते हैं। अगर भारत की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई एडवाइस आया है, दैट इज़ एन एडवाइस, वो थ्रेट नहीं है। अब इसको हमारे तरफ के जो पॉलिटिशियन है या लीडर हैं, उसको थ्रेट के रूप में अपने को पॉपुलर करने के लिए, जैसे चाइना ने नेपाल को धमकाया है ऐसा बोल रहे हैं, ये गलत है। ये गलत है। इट इज़ एन एडवाइस। जी। हाँ, आप एक बार कहते हो तो नहीं सुनते हैं, दूसरी बार थोड़ा इम्फेसिस दे बोलते हो, तीसरी बार भी अगर नहीं सुना तो देन यू कैन गिव अ थ्रेट और गिव अ क्लियर मैसेज कि अगर तुम लोग ऐसा नहीं करोगे तो हमें ऐसा करने के लिए विल बी कंपेल्ड, वो कहना चाहिए। मेरे ख्याल से अभी इसको नेपाल में ये प्रिलिमिनरी स्टेज में है। चाइना तो इससे पहले भी हम लोगों को थ्रेटन कर चुका है। इसलिए नेपाल इंडिया को डिपोर्ट करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स, क्योंकि इसमें हमें इंडिया का कोऑपरेशन चाहिए। जी। आफ्टर ऑल इंडिया भी तो इन लोगों को बांग्लादेशी डिपोर्ट करना चाहता है ना। स्वीकारेगा इंडिया? क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि दोनों का प्रॉब्लम है। जी। ठीक है, मान लिया थोड़े दिन के लिए कि यहाँ पर 14-15 लाख अगर बांग्लादेशी मुसलमान घुस गए हैं यहाँ पर, तो दे आर अ हेडेक। जब तक इन लोगों को बांग्लादेश डिपोर्ट नहीं करता है भारत, तब तक नेपाल में तो हेडेक है ना। तो एक दूसरा बेस बन जाएगा यहाँ पर। नेपाल को या और बॉर्डर साइड में बसने वाले इंडियन लोगों को भी डराना चाहता है वो लोग, क्या है अब इसका क्या मकसद है? हम लोगों को भारत का इंटरनल मैटर में हम लोगों को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। हम लोगों को करना भी नहीं चाहिए। हमें इसी चीज़ में कंसंट्रेट करना चाहिए कि दोनों देश को असर क्या पड़ता है। हाँ। क्योंकि हम लोग वहाँ के मीडिया क्या बोलते हैं उससे भी अधिक वहाँ के गवर्नमेंट का क्या दृष्टिकोण है, जी, उससे नेपाल को असर पड़ता है। राष्ट्रीय सवाल और नेपो इन पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका भाई सुमन और इस टाइम आप लोग देख रहे हो नेपो इन पॉडकास्ट और राष्ट्रीय सवाल। आज हम नेपाल में हो रहे पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम के विषय में बातचीत करने वाले हैं। बातचीत करने के लिए विश्लेषक श्याम बस्नेत जी आज हमारे पास मौजूद है। सर, स्वागत है आपको। धन्यवाद। अभी भी नेपाल में आंदोलन हो रहा है, ऐसा इंडिया में बहुत सारे मीडिया बता रहे हैं। क्या है नेपाल के अभी की स्थिति? क्योंकि इंडियन मीडिया कल शाम तक नेपाल में बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है, कई सारे हिंदू मारे जा चुके हैं और नेपाल से कई सारे मुस्लिम भागने के लिए तैयार हो रहे हैं, ऐसा भी न्यूज़ बज रहे हैं इंडिया में, ऑनलाइन में। क्या है अभी नेपाल की स्थिति, बताइए ना थोड़ा। मेरे ख्याल से ये कुछ एग्जैजरेटेड है। अभी करीब करीब नॉर्मल है हमारे यहाँ नेपाल में सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। नॉर्मल है, बट इट इज़ द स्टॉर्म इनसाइड द सी। स्टॉर्म जो है आने वाला है, क्योंकि हमारे यहाँ जो बांग्लादेशी हैं मुस्लिम, जी, दे आर अ थ्रेट, हमारे यहाँ वो थ्रेट है। इन लोगों को यूज़ करके यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट और आतंकवादी यहाँ पर बेस बना रहे हैं। दैट इज़ द ट्रूथ। मैंने कल एक पॉडकास्ट सुना भारतीय चैनल में भी, उसमें दो प्रोमिनेंट फिगर्स, एक पुलिस के एक्स डीजी विक्रम सिंह जी और एक्स एम्बेसडर दीपक बोरा जी का मैंने बात सुना है। उसमें उन लोग का जो विचार है
वो काफ़ी रियलिस्टिक है। विक्रम सिंह जी ने तो स्पष्ट तरीके से कह दिया कि यहाँ पर बांग्लादेशी मुस्लिम्स हैं, उससे डर है। नेपाल में नेपाल में ही नहीं, भारत को भी डर है। दिस शुड बी टेकन केयर ऑफ बाय बोथ कंट्रीज, नेपाल और भारत दोनों को इसको सीरियसली लेके इसको सॉल्व करना चाहिए। ये सिर्फ नेपाल का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जितने भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या नेपाल में घुसे हैं वो सब बाय थ्रू इंडिया आए, या इंडिया से आए या थ्रू इंडिया आए। दैट इज़ अ फैक्ट। तो हमें अगर हैंड ओवर करना है तो नेपाल को हैंड ओवर करने के लिए वी हैव टू हैंड देम ओवर टू इंडिया, नॉट टू बांग्लादेश, क्योंकि वहीं से आए हुए हैं। अगर ये जो नेपाल के रोहिंग्या और जो बांग्लादेशी मुस्लिम यहाँ पर है, अगर इनको डिपोर्ट करना है तो सीधे उस देश में या बोलूँ बांग्लादेश में डिपोर्ट कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो इंडिया से आए। इसलिए नेपाल इंडिया को डिपोर्ट करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स, क्योंकि इसमें हमें इंडिया का कोऑपरेशन चाहिए। आफ्टर ऑल इंडिया भी तो इन लोगों को बांग्लादेशी डिपोर्ट करना चाहता है ना। स्वीकारेगा इंडिया? क्यों नहीं मानेगा, क्योंकि दोनों का प्रॉब्लम है। जी ठीक है, मान लिया थोड़े दिन के लिए कि यहाँ पर 14-15 लाख अगर बांग्लादेशी मुसलमान घुस गए हैं यहाँ पर, तो दे आर अ हेडेक। जब तक इन लोगों को बांग्लादेश डिपोर्ट नहीं करता है भारत, तब तक नेपाल में तो वो तो हेडेक है ना। तो एक दूसरा बेस बन जाएगा यहाँ पर। हाँ। और इसमें पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान से भी बड़ा हाथ है अमेरिकनों का, क्योंकि पाकिस्तान को यूज़ करता है। वो तो दीपक बोरा जी भी कह रहे हैं और डीजी विक्रम सिंह भी इस चीज़ को मानते हैं। दे आर वेरी रिप्यूटेड पीपल इन इंडिया। तो उन्हीं को जो सलाह है उसको अगर भारत सीरियसली ले और इसको नेपाल के साथ सुलझा दे तो यही समय है, क्योंकि अभी शांत है नेपाल, अभी के लिए शांत है। इसी वक्त इसका हमें सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। अगर देरी किया गया तो नेक्स्ट जो वायलेंस होगा वो आई थिंक नेपाल कांट हैंडल इट। अब जैसे कि इंडियन मीडिया अभी भी नेपाल में बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है, कई सारे हिंदू लोग मारे जा चुके हैं, ऐसा आप बोल रहे हैं। अब आपने कहा कि नेपाल अभी शांत है क्योंकि सब कुछ यहाँ पर शट आउट हो चुका है, आपने ऐसा कह चुके हैं। अब इंडियन मीडिया क्यों ऐसा कह रहे हैं कि नेपाल में बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं, अभी के वक्त में जो तराई में हो रहा है आंदोलन अभी के वक्त में भी जारी है, सांप्रदायिक द्वंद्व बढ़ रहा है, ऐसा वो लोग बता रहे हैं। क्यों ऐसा बता रहे हैं अभी के वक्त नहीं, ये मैं आगे भी पहले भी बोल चुका हूँ कि ये अतिरंजित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे और फियर जो है भारत के बॉर्डर में जो भारतीय हैं वहाँ पर नेपाल बॉर्डर के सटे हुए, उन लोगों में फियर जागृत होगा जी। वो लोग डरना शुरू कर जाएंगे, जबकि है नहीं ऐसा। तो अभी जो काम है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ये हम मानते हैं। क्या वो नेपाल को या और बॉर्डर साइड में बसने वाले इंडियन लोगों को भी डराना चाहता है वो लोग? क्या है अब इसका क्या मकसद है? हम लोगों को भारत का इंटरनल मैटर में हम लोगों को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। हम लोगों को करना भी नहीं चाहिए। हमें इसी चीज़ में कंसंट्रेट करना चाहिए कि दोनों देश को असर क्या पड़ता है। हाँ। क्योंकि हम लोग वहाँ के मीडिया क्या बोलते हैं उससे भी अधिक वहाँ के गवर्नमेंट का क्या दृष्टिकोण है जी, उससे नेपाल को असर पड़ता है। मीडिया से उतना असर नहीं पड़ता है नेपाल को। भारत में अवश्य पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरा एक फियर कॉन्शियसनेस जो जागृत होगा वो खराब है। भारतीय जो यहाँ पर विजिटर्स आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, धर्म के लिए आते हैं, अपना रिक्रिएशन के लिए आते हैं, उनमें फियर जागृत होगा। उससे तो भारत को ही नुकसान है, हमें तो नुकसान है ही है। उन भारतीय टूरिस्ट ना आने पर हमारा एक बहुत बड़ा इनकम नुकसान होगा। कहीं ये जो अभी जो
प्रचार किया जा रहा है वो नेपाल को अस्थिर करने के लिए अगर है तो उसको तो भारत सरकार को रोकना चाहिए ना। जी, मीडिया को भी रोकना ऑफ चाहिए। कोर्स ऐसा गलत इंफॉर्मेशन दे के दोनों देश के जनता में अगर अविश्वास अगर कायम हो जाए तो उससे तो नेपाल और भारत का रिश्ता तो कभी अच्छा नहीं होगा। जी। तो दिस इज डूइंग हार्म। जी, अब ऐसे भी न्यूज़ आ रहा है कि नेपाल में अब जैसे ही तराई की या बोलूँ इंडिया और नेपाल के बॉर्डर लाइन की जो तनाव थे वो कम हो चुका है, आपने भी कहा है। और ये जो विवाद है ये कम होने के बाद नेपाल को इंडिया ने धमकाया है, ऐसा भी बोल रहे हैं। भले ही उसका जो मकसद फ़र्क था, क्योंकि नेपाल में भी चाइना विरोधी गतिविधि हो रहा है, ऐसा बोलकर नेपाली गवर्नमेंट को चाइना ने धमकाया है, ऐसा बोल रहे हैं। क्या है इसमें, आपका क्या राय है अभी के वक़्त में? नहीं, चाइना थ्रेटन करता है लेकिन अभी का जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है भारत का, जी। मोदी जी मेरे ख्याल से वो नहीं धमकाते हैं, थ्रेटन नहीं करते हैं, वो समझाते हैं। अगर भारत की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई एडवाइस आया है, दैट इज़ एन एडवाइस, वो थ्रेट नहीं है। अब इसको हमारे तरफ के जो पॉलिटिशियन है या लीडर हैं उसको थ्रेट के रूप में अपने को पॉपुलर करने के लिए कि वी आर रेसिस्टिंग इंडियन थ्रेट करके एडवाइस को थ्रेट करके यहाँ पर जो एंटी मोदी सेंटिमेंट है उसमें अपना पॉपुलैरिटी या सपोर्ट ढूंढ रहे हैं। तो उसके लिए भी वो भी इन हमारे जो नेता हैं उनके लिए वो काउंटर प्रोडक्टिव है। मैं नेपाल के लीडरों को ऐसा एडवाइस नहीं दूंगा। दे शुड टेक इट एज एन एडवाइस। इवन द थ्रेट द चाइनीज गिव अस, वी शुड टेक इट एज एन एडवाइस। हाँ, अगर थ्रेट भी है तो भी हमें एडवाइस करना चाहिए। हमें अपने जनता को आंदोलित, उत्तेजित नहीं करना चाहिए, जी। क्योंकि अभी के वक़्त में जैसे चाइना ने नेपाल को धमकाया है, ऐसा बोल रहे हैं, ये गलत है। ये गलत है। इट इज़ एन एडवाइस। जी। हाँ, आप एक बार कहते हो तो नहीं सुनते हैं, दूसरी बार थोड़ा इम्फेसिस दे के बोलते हो, तीसरी बार भी अगर नहीं सुना तो देन यू कैन गिव अ थ्रेट और गिव अ क्लियर मैसेज कि अगर तुम लोग ऐसा नहीं करोगे तो हमें ऐसा करने के लिए विल बी कंपेल्ड, वो कहना चाहिए। मेरे ख्याल से अभी इसको नेपाल में ये प्रिलिमिनरी स्टेज में है। चाइना तो इससे पहले भी हम लोगों को थ्रेटन कर चुका है। जी। जो जैनजी आंदोलन के वक्त जब TOB एक संगठन है हमारे यहाँ, उसका जो डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ था उसी वक्त भी तो थ्रेटन किया था ना। तो हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। जो चीज़ हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, जिसको हम लोग नेपाल में होने से प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट करके हमें दोनों जो हमारे पड़ोसी हैं उनसे कोऑर्डियल रिलेशन और अपना जो डे टू डे प्रॉब्लम है उसमें कंसंट्रेट करना चाहिए। जी, अभी के वक़्त में देखें तो ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि नेपाली जो जनता है वो इंडिया के साथ रिश्ता अच्छा बनाने के लिए चाइना को चिढ़ा रहे हैं, ऐसा भी देख रहे हैं। क्योंकि चाइना में आपने भी कहा फ्री तिब्बत मूवमेंट चल रहे हैं, जबकि वो सरासर देखें तो वो एंटी चाइना मूवमेंट है। चाइना और तिब्बत को अलग करने के लिए मूवमेंट चल रहे हैं नेपाल में, ऐसा बोला जा रहा है। अब क्या नेपाल इंडिया से निकट होने के लिए या बोलूँ इंडिया से रिश्ता अच्छा बनाने के लिए चाइना से दूर होने की कोशिश कर रहा है? अभी के वक्त में क्या है आपका मानना है इसमें? मैं ऐसा तो करना नहीं चाहिए। चाइना से दूर होके हम लोग अगर भारत से नज़दीक होना चाहें तो एक दुश्मन तो पड़ोसी दुश्मन तो हो गया ना। हाँ, हमें तो दोनों को साथ लेके चलना चाहिए। अभी के वक्त में ऐसे दिखाई दे रहा है। अभी के वक्त में क्या है? इसमें मेरे ख्याल से जो एंटी मोदी सेंटिमेंट है हमारे यहाँ, हाँ, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। खास करके पब्लिक में नहीं, हमारे जो लीडरशिप है जी, वो लोग समझते हैं कि एंटी मोदी अगर हम लोग स्टैंड लें
तो वो पब्लिक हमें सपोर्ट करेगी। मेरे ख्याल से पब्लिक जो है आज इतना कॉन्शियस हो चुका है कि क्या हो रहा है, ये आप लोग भाई लोग जो ये कैमरा लेके घर घर घूम के जो हम लोगों का राय लेते हैं, विचार लेते हैं, विश्लेषण लेते हैं, उससे हमारे आम पब्लिक, इवन इलिटरेटेड जो पब्लिक है, अनएजुकेटेड पब्लिक है, वो लोग भी समझ गए हैं कि हमें दो पड़ोसियों के, हमारे जो दो नेबर हैं, उनका सहयोग हमें अति आवश्यक है। उसके बिना थर्ड कंट्री अगर यहाँ इंटरफियर करेगा तो वो उसी के कारण से नेपालियों को दुख हो रहा है। ये आम जनता का फीलिंग है। ये जो फीलिंग अभी जो सुमन भाई बोल रहे हो, वो सिर्फ मुट्ठी भर जो काठमांडू में अपने को इलिट ग्रुप समझते हैं या एजुकेटेड ग्रुप समझते हैं, उन्हीं का एक संकीर्ण भावना है। वो मेरे ख्याल से आम जनता में नहीं है। 95% ऑफ द पीपल दे वांट पीस विद बोथ कंट्रीज एंड कोऑपरेशन विद बोथ कंट्रीज। जी, अभी के वक्त में आपने कहा हमारे लिए या बोलूँ नेपाल के लिए चाइना भी उतना ही ज़रूरी है जितना इंडिया है। आपने इस तरफ इंगित किया कि ये सच में है, क्योंकि जितना भी अभी के वक्त में बिजनेस या बोलो नेपाल के लिए खाद्यान्न जो भी है वो इंडिया से आता है। फिर भी आपने बोला हमारे लिए दोनों देश उतना ही इम्पोर्टेंट है। आपने बोला एक किस नज़रिया से देखे तो दोनों ही देश। देखो सुमन भाई, एक नदी होता है, हाँ जब नदी उफान में हो, अभी तो भारत में, चाइना में, दुनिया में नदी उफान में है, जी, तो अभी वो अपना जो बैंक है उसको काट रहा है, ज़मीन कट रहा है, भूस्खलन हो रहा है, फिर भी हमें नदी तो चाहिए ना। बिना नदी तो इस बरसात के बाद तो क्या पियोगे, किस चीज़ से इरिगेशन करोगे? हमारा लाइफ ही वाटर है और लैंड दोनों है। जी, तो एक दूसरे को हम लोग अलग नहीं कर सकते। दोनों को हमें नुकसान करने से हमें उसको प्रिवेंट करना चाहिए। जी, एम्बैंकमेंट बनाओ तो कम से कम नदी कटान नहीं होगा, जी, तो उसके लिए प्रिवेंशन करना चाहिए। इट इज़ अप टू आवर लीडरशिप, कैसे भारत और नेपाल को अच्छा रिलेशन के साथ साथ चाइना को भी उससे कुछ इरिटेशन न हो या असुरक्षित उनको महसूस न हो। वो काम तो हमारा है ना, चाइना का नहीं है, भारत का नहीं है। भारत को अगर कोई चीज़ है जिससे चाइना को थोड़ा सा मुश्किल अगर हो गया या वो चाइना उस चीज़ से खुश नहीं है, तो भारत को समझाना भी हमारे नेता का काम है ना। चाइना जाके तो नहीं समझाएगा, उन लोगों का अपना रिलेशन अपने स्तर पर है, पर जब हम लोग बीच में हैं तो उसमें हमारा काम है हमारे नेताओं को इस चीज़ को ध्यान में रख के, जब भी चाइना से हम लोग डील करते हैं तो भारत का इंटरेस्ट को हमको ध्यान रखना चाहिए, और जब हम भारत से डील करते हैं तो चाइना का इंटरेस्ट ध्यान में रखना चाहिए, न कि थर्ड कंट्री। जी, अभी के वक्त में नेपाल में जगह जगह पर आंदोलन भी हो रहा है। फिर से नेपाल की जो सरकार है 2/3 मेजोरिटी के साथ जो बना सरकार था बालन शाह के नेतृत्व में, वो सरकार भी अब गिरने वाला है ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर भी पार्टी के अंदर भी एक किस्म का बेचैनी या बोलूँ सरकार के खिलाफ एक किस्म का फीलिंग्स बढ़ रहा है। जनता में भी सरकार के खिलाफ अब के वक्त में देखें तो विश्वास गिरता ही जा रहा है। अब ऐसे देखें तो क्या फ़र्क पड़ेगा नेपाल, इंडिया और चाइना का जो रिश्ता है, जो संबंध है, इसमें क्या-क्या फ़र्क पड़ने वाला है अभी के वक्त में? क्योंकि अभी के वक्त में न्यूज़ आ रहा है कि प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह इंडिया जाने वाले हैं और पार्टी सभापति जो रूलिंग पार्टी के सभापति रवि लामिछाने जी है वो चाइना जाने वाले हैं, ऐसा बोला जा रहा है। अब ऐसे ही टाइम में नेपाल में बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं। यहाँ धार्मिक द्वंद्व हो रहा है, सांप्रदायिक द्वंद्व हो रहा है, बहुत सारे किसान सड़क में हैं, सहकारी के बचतकर्ता
अभी के वक्त में सड़क में है, विद्यार्थी सड़क में है, डॉक्टर सड़क में है, शिक्षक सड़क में है, सब लोग सड़क में है। अब क्या होगा नेपाल के भविष्य अभी के वक्त में देखें तो? इसमें मेरे ख्याल से चाइना और भारत को इन्वॉल्व करना मूर्खता होगा। ये हमारा अपना नहीं नहीं, कमजोरी है। रिश्ते में तो कुछ फर्क पड़ेगा ना। मैं आ रहा हूँ ना, ये हमारे कमजोरी से उत्पन्न ये जो डिससेटिस्फैक्शन है। हमारा गवर्नमेंट अभी जनता को रिलीफ देने में असफल हो रहा है। हाँ अभी गैस ही का बात ले लो आप सुमन भाई, गैस अभी हम लोगों को नहीं मिल रहा है, स्केर्सिटी है। जबकि हमारा ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ नेपाल कह रहा है कि हमारे पास सफिशिएंट है, और जी। गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है स्टेटमेंट कि अभी 2 हफ्ता और लगेगा। गैस तो अति आवश्यक चीज़ है ना, जी। मोस्ट एसेंशियल में से एक है। आज आपको बिना गैस आप कुछ नहीं पका सकते हो, तो आपको भूखे रहना पड़ेगा ना। वी कांट अफोर्ड दैट। जी। तो गवर्नमेंट इसमें तुरंत इसको, अगर है स्टॉक तो क्यों नहीं इसको रिलीज कराता है। गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन इमीडिएटली, इंस्टेंटली। जी। इसमें तो 1 घंटा भी देर नहीं करना चाहिए। ऐसे ऐसे कमजोरी से गवर्नमेंट बदनाम है। हाँ अब तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत ने जो नेपाल का कोटा है उसको 75% से काट दिया, जबकि हमारा ऑयल कॉरपोरेशन बोल रहा है कि वी हैव मोर देन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ गैस। जी। तो हमें किसे विश्वास करना चाहिए? हमें तो अपने ही गवर्नमेंट को दोष देना चाहिए। या तो गवर्नमेंट, हमारा गवर्नमेंट इसको ब्लैक मार्केटियर जो हैं, काला बाजारिया को प्रोत्साहन दे रहा है, संरक्षण दे रहा है, या कट ले रहा है। कहीं ऐसा हो जाए। हम लोग तो नेपाली में भी कार्यक्रम चलाते हैं ना, हमारा कार्यक्रम तो नेपाली में भी होता है। ये चीज़ तो हम नेपाली में बोल ही रहे हैं, पर इसमें भारत को दोष दिखा के, विक्टिम दोषी दिखा के, अगर हमारा गवर्नमेंट इससे निजात पाना चाहता है तो वो उसका कमजोरी है, वो चीज़ भी हम लोग उजागर कर देते हैं। ऐसे ऐसे चीज़ों को भारत को भी ध्यान देना चाहिए। अभी तक मेरे ख्याल से भारत को गैस सप्लाई के विषय में, इस सब्जेक्ट में एक तो हमें एक स्टेटमेंट आना चाहिए था जी। कि कितना सप्लाई किया है, सप्लाई में रोक है कि नहीं है, सप्लाई चेन अभी टूटा है या। जैसे नेपाल के जो अभी के वक्त में देखिए तो जो युवा की गवर्नमेंट है, जेनजी गवर्नमेंट है, क्या अभी गिरेगा? ऐसा भी तो सवाल है, क्योंकि आपने ही कहा नेपाल के जो अभी के गवर्नमेंट है बहुत सारे कारण से अभी के वक्त में बदनाम हो रहे हैं, क्योंकि घर में खाना बनाने वाले गैस नहीं है जनता के पास में, महंगाई ऐसे ही बढ़ रहा है। अब क्या अभी के वक्त में जैसे ही जनता के दिल और दिमाग में सरकार के खिलाफ जो आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है, क्या नेपाल में गवर्नमेंट फिर से डालेगा, गिरेगा? नहीं, गवर्नमेंट नहीं गिरना चाहिए मेरे ख्याल से। वो हम लोगों के लिए एक मिस एडवेंचर हो जाएगा। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक जनरेशन का हम लोग हैंड ओवर किए हैं जी। यंगर जनरेशन को। तो यंगर जनरेशन के विषय में मेरा मानना यह है कि आप लोग गलती करोगे, पर आप उसको करेक्ट भी करते हो। हाँ। हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग के पास समय नहीं है। तो आप लोग अपना कॉमन सेंस लगाओ, विवेक प्रयोग करो, और इसका सॉल्यूशन यहीं पर है, भारत और चाइना में नहीं है। पहले अपना घर को ऑर्डर में रखो, तब जाके भारत और चाइना से बात करो। अभी जो सुमन भाई ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बालन शाह का जो विजिट है उसको रोकने के लिए ये सारे जो आंदोलन हो रहे हैं, इवन सुनसरी का जो आंदोलन हुआ, हिंदू मुस्लिम जो कम्युनल राइट हुआ, इस लाइन में दीपक बोहरा जी भी यही चीज़ कह रहे थे, और हमारे विक्रम सिंह जी भी यही कह रहे थे। मेरा मानना यह है कि इट इज़ अप टू आवर लीडरशिप। जी। अगर बालन जी जाना चाहे तो कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स है जिससे उनको हेजिटेट करा रहा है? अभी तक तो जाना चाहिए था, क्यों नहीं जा रहे हैं? जी। मैं भी आश्चर्यचकित हूँ। उनको जाना चाहिए था। जब तक भारत से कोई ठोस एग्रीमेंट न हो तब तक हमारा ट्रांजिट, ट्रेड और जितने भी कनेक्टिविटीज़ हैं, हमारा जो टेक्नोलॉजी का जो सब्जेक्ट है वो सॉल्व नहीं होगा। वो तो मैं मानता हूँ, तो जाना चाहिए था। इट इज़ गेटिंग लेट। कहीं ऐसा न हो कि जब तक हमारे प्राइम मिनिस्टर भारत जाए तब तक यहाँ सब चीज़ बिगड़ न जाए, जी। आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। वो नहीं होना चाहिए। जी, जैसे कि आपने कहा कि अगर बालेन को ये जो भ्रमण हो रहा है इंडिया के साथ, जो रिश्ता अच्छा बनाने की मौका मिल रहा है, इसे रोकने के लिए किसी ने साजिश किया है, इस तरफ आपने नहीं हो सकता है। संकेत किया। अब क्या इसमें पॉसिबिलिटी है अभी के वक़्त में, क्योंकि नेपाल के गवर्नमेंट अभी के वक़्त में देखें तो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है, क्योंकि इससे किसी का आड़ भरोसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सरकार अकेले ही एक पार्टी का बन रहा है। अब के वक़्त में नेपाल में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का खुद की 182 सांसद है। अब ऐसे देखें तो कौन और क्यों दबाव देगा अभी के लिए नेपाल के एक गवर्नमेंट को? क्यों गिराने की कोशिश करेगा? या बोलूँ इंडिया के साथ जो रिश्ता है उसे अच्छा बनाने के लिए क्यों उसके खिलाफ खड़े होंगे? ये भी तो सवाल नहीं, जो पैदा होगा। शक्ति नेपाल में अस्थिरता कायम करके जी, भारत में मोदी सरकार को अस्थिर करना चाहता है, वो शक्ति तो लगेगा ही इसमें। जी, अब इसमें मेरा काम ये नहीं है, करीब करीब सबको मालूम है। चाइना को भी इस चीज़ में नेपाल गवर्नमेंट को समझाना चाहिए कि वी आर नॉट दैट पावर। हाँ, चाइना को भी नेपाल में स्थिरता हो, भारत से अच्छा रिलेशन हो, तो वो भारत से अच्छा रिलेशन चाइना का कायम करने के लिए नेपाल से भारत का अच्छा रिलेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है। जी, उससे क्या होगा कि थर्ड कंट्री यहाँ पर बेस नहीं बना पाएगा। वी वोंट बी इन्फ्लुएंस बाय थर्ड कंट्री। वो चाइना के हित में है और भारत के हित में तो है ही है। अभी हम लोग रिसेंटली एक हफ्ता भी, एक फोर्टनाइट, 15 दिन भी नहीं हुआ होगा, वहाँ पर कॉकरोच आंदोलन को हम लोग ने देखा है जी, इंडिया में। इंडिया में, है ना। वो किसी तरह से शांत तो हो गया, है ना। इसी तरह हमारे यहाँ भी शांत तो हुआ है, पर आगे उसको फिर सिर उठाने न देने के लिए वो तो हम लोग का अपना गवर्नमेंट का काम है ना। भारत गवर्नमेंट का काम भारत में है, नेपाल गवर्नमेंट का काम नेपाल में है। पर हमें, क्योंकि दिस इज़ ऑल बीइंग क्रिएटेड बाय बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर, इसलिए हम लोगों को भारत की सहयोग चाहिए। जी, हम लोग बिना भारत के सहयोग से वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, उन लोगों को हम लोग डिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। जी, और वो भारत के हित में भी है कि यहाँ रहने देने से अच्छा उसको किसी तरह से नेपाल से अगर बाहर निकाल दे तो नेपाल स्थिर होगा, और नेपाल स्थिर नेपाल भारत के हित में होगा। जी। अब अंत में सर, हम जाते-जाते कुछ मेरे मन में सवाल है। अभी के वक़्त में जैसे हमने बातचीत किया, जैसे आपने बोला कि नेपाल अभी के वक़्त में थप स्थिरता के तरफ जा रहे हैं, क्योंकि नेपाल के अपने ही जो लोग हैं उन्होंने ही सरकार को घेराबंदी करना शुरू कर दिया है अभी के वक़्त में। अब क्या करना चाहिए होगा नेपाल सरकार को और पड़ोसी देश को भी नेपाल के लिए, नेपाल की स्थिरता के लिए अब क्या करना होगा? आपको क्या मानना है? क्या राय है अभी के वक़्त में? नहीं, अस्थिरता की तरफ जा नहीं रहा है, अस्थिर हो रहा है ही। हाँ, इसको इससे अधिक बिगड़ने से रोकना चाहिए। जी। अब क्या करना होगा? अब इसके लिए एक ही चीज़ है, सबसे सरल चीज़ है। हमारे 182 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं स्वतंत्र पार्टी में, जी, उसमें 4 व्यक्ति को छोड़िए। एक स्पीकर है, ही इज़ नॉट अलाउड टू इंटरफियर इन द पार्टी पॉलिटिक्स। वो इनडायरेक्टली सलाह दे सकते हैं। आई थिंक ही इज़
गुड एडवाइजर। जी। एक बालन को छोड़िए, रवि को छोड़िए, स्वर्णिम को छोड़िए, जी। ये 4 एमपीज को छोड़ने के बाद आप 178 हो जा बाकी रहते हैं। 178 जो युवा है, जो सांसद है, वो एक जगह बैठे, जी। उन्हीं के कारण रुक सकता है पार्टी फूट का जो है। पार्टी फूटने से रोकने के लिए वही लोग हैं। फोड़ भी वही सकते हैं और फूटने से रोकने का भी ताकत उन्हीं के पास है। जी। उन्हीं को अभी का सिचुएशन समझ के पेशेंटली 1 दिन 2 दिन समझ के क्या करना चाहिए, उन्हें एडवाइस दो। प्राइम मिनिस्टर को, अपने पार्टी प्रेसिडेंट को दो, स्वर्णिम जी को दो, हमारे स्पीकर को दो। अगर वो लोग नहीं मानते हैं तो अपना लीडरशिप चेंज करो, वो उनके हाथ में है। वो चाहे तो प्राइम मिनिस्टर को चेंज कर सकते हैं। एक थर्ड पर्सन जो समझता है, जिसको सारा 182 का नहीं तो 178 का सपोर्ट हो, अनकंडीशनल सपोर्ट हो। क्योंकि अभी जो है बालन जी और रवि जी में 2 गुट है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। इसमें हमें छिपाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब तीसरा गुट भी बन रहा है, जो मजीठिया ग्रुप बन रहा है, वो भी देख रहे हैं। फिर अब एनजीओ का ग्रुप की तरफ से स्वर्णिम जी आगे बढ़ रहे हैं। इसमें हमारे जो पुराने पार्टीज़ हैं, वो लोग भी अपना रोल खेल रहे हैं। वो लोग भी चाहते हैं कि किसी तरह स्वतंत्र पार्टी फूट जाए। अगर स्वतंत्र पार्टी फूट गया तो हम लोग एक बहुत मुश्किल फेज में पहुंच जाएंगे। तब मेरे ख्याल से नेपाल में इमरजेंसी लागू करना पड़ेगा। दैट वी डोंट वांट, क्योंकि यंग जनरेशन के हाथ में हम लोगों ने सत्ता हस्तांतरण किया है। इसको समझना 178 को चाहिए। जितना जल्दी ये लोग बैठ के एक सोल्यूशन निकाले, उन्हीं के हाथ में और किसी के हाथ में नहीं। जी, ओके सर, आपने ये इम्पोर्टेंट टाइम हमारे साथ गुजारा, ये इम्पोर्टेंट बातचीत करने के लिए, हमारे लिए कीमती वक्त देकर हमारे साथ बातचीत किया। इन सारे समय के लिए, टाइम के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद सर। धन्यवाद।